नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, महाराष्ट्र में सियासी पारा इस वक्त बहुत हाई है क्योंकि कल जिस तरीके से विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाया शिवसेना के दो गुटों को लेकर और जिस तरीके से शिंदे गुट को उन्होंने मान्यता दे दी, उसके बाद से लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे। कानूनी पहलू की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो दिखाई देता है, लेकिन वहां से भी कितनी राहत मिलेगी ये वक्त बताएगा। पर अभी जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है उसको किस तरीके से देखें, किस तरीके से समझें, ये बड़ा अहम हो जाता है। और ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र दीक्षित जी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com पर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे जितेंद्र जी कि कल से लेकर कल जब से राहुल नार्वेकर ने अपना पूरा फैसला सुनाया, हम सब ने सुना, सबने देखा, उसके बाद से अभी तक महाराष्ट्र की सियासत में क्या हलचल है, पहले तो एक बार वो बताइए आप। देखिए, कल जब ये फैसला सुनाया गया तो उसके बाद एक जो बड़ा सस्पेंस था वो खत्म हो गया। इस बात को लेकर सवाल था कि एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर सरकार गिर जाएगी। तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि एकनाथ शिंदे कुर्सी पर बने रहने वाले हैं। अब लेकिन आगे ये हो रहा है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे को अब जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए। स्पीकर के आदेश को चुनौती देगा सुप्रीम कोर्ट में, उस पर अपील की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ तकनीकी पॉइंट्स जो स्पीकर ने अपने आदेश में जिनका जिक्र किया था, उस पर भी अब शिवसेना ठाकरे गुट के भीतर आत्ममंथन हो रहा है। जैसे कि साल 2018 का जो संविधान में संशोधन था, वो चुनाव आयोग को नहीं दिया गया था। अगर आपने कल पूरा ऑर्डर सुना होगा तो जब वो ऑर्डर पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये बताया था, देखिए, एक संविधान जो शिवसेना का बनाया गया था वो 1999 का था और उसके बाद 2018 में उस संविधान को संशोधित किया गया था। लेकिन चुनाव आयोग के पास में सिर्फ 1999 का ही संविधान दिया गया। यहां पर शिवसेना ठाकरे गुट से गलती ये हुई कि जो संशोधित संविधान था 2018 का, वो संविधान चुनाव आयोग के पास में नहीं पंजीकृत कराया गया, रजिस्टर्ड नहीं कराया गया। तो ऐसे में स्पीकर नार्वेकर का कहना था कि जब मुझे फैसला सुनाते वक्त ये तय करना था कि आखिर लीडरशिप किस तरह की है, उसकी संरचना क्या है लीडरशिप की, और संविधान क्या है, तो फिर उन्होंने 1999 वाले को ही रिफर किया क्योंकि 1999 का ही इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उपलब्ध था। तो अब शिवसेना के भीतर जो है आत्ममंथन चल रहा है कि आखिर ये गलती किससे हुई। 2018 में अगर जब संविधान को संशोधित किया गया था तो फिर उसकी संशोधित कॉपी क्यों नहीं दी गई चुनाव आयोग को लेकर। तो इसको लेकर एक तो घमासान हो रहा है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अब इसको चैलेंज किया जाएगा। लेकिन आदर्श, यहां पर बात ऐसी है कि इस साल अक्टूबर में मौजूदा सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, अक्टूबर में चुनाव होने हैं। अब उसके पहले करीब महीने भर पहले मान लीजिए कि आचार संहिता अगर लग जाती है तो फिर इस सरकार के पास 6-7 महीने का ही वक्त रह जाता है, शिंदे सरकार का। अब अगर उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते भी हैं और ऐसे में जब सुनवाई होगी और जब तक फैसला आएगा तब तक तो 4-5 महीने वैसे ही निकल जाने वाले हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी आखिर ठाकरे को हासिल क्या होगा, क्या उनको कोई फायदा पहुंच पाएगा। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में ही फैसला सुनाया और राहुल नार्वेकर के फैसले को पलट दिया, तब भी इसमें उद्धव ठाकरे गुट का क्या हित होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है जो यहाँ के सियासी गलियारों में पूछा जा रहा है। आदर्श जी, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी समझने की चीज है क्योंकि जिन पॉइंट्स का जिक्र स्पीकर ने किया, राहुल नार्वेकर ने किया अपने फैसले में, और जाहिर सी बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने यह ताकीद की थी कि स्पीकर जल्द से जल्द इस पर फैसला सुनाए, उसके बाद इतना वक्त लगा, कल फैसला आया, तो ये पॉइंट्स सरकार की तरफ से भी तो रखे जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ के सामने कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या चीज की मान्यताएं हैं, कौन सा संविधान रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये बड़ा की पॉइंट है और ये एक ऐसा लूप होल है जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अपना सिंबल भी गवा चुके, पार्टी भी गवा चुके, और अब ये सीधे तौर पर ये हो गया कि अयोग्यता भी नहीं हो सकती उन लोगों की जो पार्टी छोड़कर गए। तो ऐसे में कितना फुल प्रूफ सुप्रीम कोर्ट दिखाई देता है, सुप्रीम कोर्ट से उनको कितनी मदद मिल सकती है, इसकी उम्मीद पॉलिटिकल गलियारे में क्या चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से सलाह ले रहे हैं। शरद पवार ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट ही जाना चाहिए। देखिए, उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीदें काफी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले साल मई में अपना आदेश सुनाया था, उसमें कई विरोधाभासी पॉइंट्स जो है वो राहुल नार्वेकर के आदेश में देखे गए हैं। मतलब कि कुछ ऐसे पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा और उसके विपरीत राहुल नार्वेकर कुछ और कह रहे हैं। जैसे कि भरत गोगावले जो कि विप नियुक्त किए गए थे एकनाथ शिंदे गुट की ओर से, तो उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में गैरकानूनी बताया था। लेकिन यहां पर अपने आदेश में नार्वेकर बता रहे हैं कि नहीं, वो सही था, क्योंकि नार्वेकर ने विधानसभा के पटल में
एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ही सही माना, तो इसलिए उनकी ओर से जिस व्हिप को नियुक्त किया गया उसको भी वो सही मान रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है परिस्थिति दूसरी थी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था अपने आदेश में कि जब स्पीकर फैसला सुनाएंगे कि चुनाव आयोग में जो भी सुनवाई हुई है उसका इस पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। पिछले साल जब चुनाव आयोग ने ये घोषित किया था कि एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना असली शिवसेना होगी और पार्टी का आधिकारिक नाम और आधिकारिक सिंबल जो धनुष बाण है वो जब दे दिया था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब स्पीकर इस फैसले को सुनाएंगे, अयोग्यता वाली पिटीशन पर अपना फैसला देंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया आपको उसको कंसीडर नहीं करना है। आपके सामने जो तथ्य रखे जा रहे हैं, आपके सामने जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जो साक्ष्य रखे जा रहे हैं, आप उसी के आधार पर फैसला सुनाएंगे। लेकिन नार्वेकर ने क्या किया, आप देखिए, बार बार उन्होंने चुनाव आयोग की प्रोसीडिंग का जिक्र किया है कि चुनाव आयोग के पास में शिवसेना का पुराना संविधान था, इसके लिए उसको कंसिडर किया गया। और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जिक्र करते हैं वो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर चुनाव नहीं हुए थे। तो इन तमाम बातों को लेकर स्पीकर नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाया है, जहां पर कि वो बार बार चुनाव आयोग की प्रोसीडिंग्स का जिक्र कर रहे हैं। तो इसलिए ठाकरे गुट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुना सकता है, क्योंकि स्पीकर नार्वेकर ने जिन गाइडलाइंस को जारी किया था फैसला सुनाने के लिए, उनको जो है नार्वेकर ने फॉलो नहीं किया। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए महाराष्ट्र की सियासत पे मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई बहुत अंदर की बात बता सकता है, क्योंकि लगातार आप जिस तरीके से सक्रिय रहते हैं। मैं एक बात समझना चाहूंगा आपसे, ये तो हम जो तमाम अपडेट्स हैं उस पर बात कर रहे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे आखिर यहां तक आ कैसे गए, मतलब ये स्थिति क्यों बन गई? इसके पीछे बहुत सारी किंवदंतियां, बहुत सारी कहानियां चलती हैं, इसके पीछे की असली बात क्या है जितेंद्र जी? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो मुख्य कारण तो यह है कि उद्धव ठाकरे का अपना कनेक्ट जो है, जिस तरह से अपने नेताओं के साथ में उनका होना चाहिए था, वो कनेक्ट वो बना नहीं पाए। जैसा बाला साहब ठाकरे घुलते मिलते थे, उस तरह से उद्धव ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं के बीच या उनके नेताओं के बीच में जो है एक दीवार थी। और दीवार क्या थी? उद्धव ठाकरे ने खुद 3-4 लोगों की एक कोठरी बना के रखी, जैसे अनिल परब जैसे नेता हो गए, मिलिंद नार्वेकर जैसे हो गए। तो अगर उद्धव ठाकरे से मिलना है तो आपको इस बैरियर को पास करना होगा। ये लोग ही डिसाइड करते थे कि उद्धव ठाकरे किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे, और उद्धव ठाकरे जो भी फैसला लेते थे वो इन्हीं लोगों के कहने पर लेते थे। तो ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से शिवसेना में असंतोष पैदा हो रहा था। लेकिन उद्धव ठाकरे बार बार जो है मानने के लिए तैयार नहीं थे। कई लोग छोड़कर चले गए। नारायण राणे ने भी इसीलिए शिवसेना छोड़ी क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो कोठरी बना रखी थी। उसके बाद में मोहन दावले जैसे सांसद थे पुराने, उन्होंने छोड़ दिया। राज ठाकरे ने भी जब छोड़ा तो इसी बात का कारण उन्होंने बताया कि ये कोठरी जो उद्धव ने बना रखी है वो सही नहीं है। तो एक तो ये कारण था। दूसरा ये कि एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षा थी मुख्यमंत्री बनने की, जब वो शिवसेना से उन्होंने बगावत नहीं की तब से। और ये महत्वाकांक्षा इसलिए थी क्योंकि उनको ये लग रहा था कि देखिए, जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने ये शपथ ले रखी थी कि वो खुद कभी किसी सरकारी पद को स्वीकार नहीं करेंगे और वो अपने पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जैसे पहले उन्होंने मनोहर जोशी को बनाया, फिर नारायण राणे को बनाया। तो एकनाथ शिंदे को भी यही लग रहा था कि जब शिवसेना सत्ता में आएगी तो ठाकरे परिवार जो है सत्ता से बाहर रहेगा, वो बाहर से अपना रिमोट कंट्रोल चलाएगा और किसी शिवसेना के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाएगा। तो ऐसे में सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे एकनाथ शिंदे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाने के बजाय उद्धव ठाकरे खुद ही मुख्यमंत्री बन गए। फिर इसके बाद में उन्होंने अपने बेटे को, पहली बार उनके बेटे ने चुनाव जीता विधायक का, उनको कैबिनेट मंत्री सीधे से बना दिया। तो ये सारी बातें जो है एक गलत संदेश दे रही थी पार्टी के भीतर और असंतोष को बढ़ावा दे रही थी। अगली बात यह कि उद्धव ठाकरे अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। बहुत कम ही मौके आते थे जब वो दौरे पर जाते थे, पार्टी के नेताओं से घुलते मिलते थे। यहां तक कि वो शिवसेना भवन, खुद एक बार बाला साहब ठाकरे जब जीवित थे तो उन्होंने कहा था कि आप हफ्ते में एक बार शिवसेना भवन जाया करो, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से वहां पर मिला करो, उनसे मेल मुलाकात किया करो। लेकिन उद्धव ठाकरे का चरित्र ऐसा रहा है कि वो उनसे इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से या नेताओं से घुलने मिलने में कतराते आए हैं। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट रहा। और फिर दूसरी बात यह कि 2019 में जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिला लिया, तो वो बात भी काफी खटक गई। इसमें मुख्य कारण यह था कि एनसीपी के पास में कई अहम मंत्रालय आ गए, जैसे कि गृह मंत्रालय एनसीपी को दे दिया गया, वित्त मंत्रालय एनसीपी को दे दिया गया। अब एनसीपी क्या कर रही थी, अजीत पवार जो मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री भी थे, कि जो फंड्स हैं तमाम,
वो फंड्स अपनी पार्टी के लोगों को वो दे रहे थे, उनके जो विधायक हैं उनको दिए जा रहे थे, जबकि जो शिवसेना के विधायक हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। तो बार बार ये शिकायत की जा रही थी कि देखिए ये एनसीपी हमारे साथ में आ गई है सरकार में, लेकिन पक्षपात किया जा रहा है, शिवसेना के लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये बात भी बार बार हाईलाइट की जा रही थी, जिसको उद्धव ठाकरे इग्नोर कर रहे थे। तो ये तमाम कारण थे जिसकी वजह से साल 2022 के जून महीने में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। इसमें बीजेपी का रोल क्या था जितेंद्र भाई? बीजेपी का रोल क्या था, क्योंकि लगातार शिवसेना, उद्धव गुट के जितने नेता हैं वो बीजेपी पर अभी भी हमलावर हो रहे हैं और अभी भी बीजेपी को दोषी करार दे रहे हैं। जी देखिए, ये पूरी बगावत हुई, उसको फैसिलिटेट तो बीजेपी ने ही किया। बीजेपी ने यहां तक कि जब 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं बनी थी और जब बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान भी बीजेपी ने गुपचुप एकनाथ शिंदे से संपर्क किया था और कहा था कि देखो ये उद्धव ठाकरे जो है दगाबाजी कर रहे हैं। हमने और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, हम लोगों को बहुमत भी मिल गया है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे जो है कांग्रेस एनसीपी के साथ में जाकर बैठ रहे हैं, उनके साथ सरकार बनाने की सोच रहे हैं और ये गलत है, क्योंकि ये दोनों अपने को सेक्युलरवादी पार्टियां बताती हैं और जबकि हमने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को प्रस्ताव दिया था देवेंद्र फडणवीस ने कि आप तभी हमारे साथ में आ जाइए, लेकिन तब एकनाथ शिंदे हिम्मत नहीं जुटा पाए, उनके पास इतने लोग नहीं थे, इतने विधायक नहीं थे कि वो बगावत कर पाते। तो ये कारण था, लेकिन 2022 में जून महीने में ऐसी सिनेरियो बना और फिर एकनाथ शिंदे ने बगावत की और पूरा इस बगावत के पूरे घटनाक्रम को बीजेपी ने पूरा सहयोग दिया और खुलकर सहयोग दिया, क्योंकि बीजेपी के नेता भी दिखाई दिए। पहले देखिए उनको जहां जहां पर ले जाया गया, जो बागी विधायक थे वो बीजेपी शासित राज्यों में ही गए। पहले वो मुंबई से गए गुजरात, सूरत में जो है 2 दिन रुके, फिर वहां से वो लोग गए गुवाहाटी, वहां पर भी बीजेपी का शासन है। आसाम में, फिर आसाम में कुछ वक्त रहने के बाद में फिर वो गोवा में आए, गोवा में भी बीजेपी का शासन है और इस दौरान जो है बीजेपी के नेता भी इन नेताओं इनके साथ में थे। अमित शाह इन लोगों को संबोधित करते थे, बात खुद एकनाथ शिंदे ने बताई थी। तो ये पूरा जो कूप था, ये पूरी जो बगावत थी, ये बीजेपी की ओर से ही इंजीनियर की गई थी ताकि बीजेपी वापस से सत्ता में आए। ये अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात और देखिए, केवल यहीं पर ये जो हलचल है महाराष्ट्र की राजनीति में खत्म होती नहीं दिख रही है, क्योंकि शिवसेना में गुटबाजी पर तो चलिए फैसला आ गया, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा इंतजार करना होगा ताकि उद्धव ठाकरे बता सकें कि पार्टी अभी बाकी है। लेकिन ऐसी ही एक लड़ाई एनसीपी में भी है। अब जिस तरह का फैसला आया, क्या शरद पवार की चिंता बढ़ाने वाला फैसला है? क्योंकि हो सकता है कि इसी महीने जो एनसीपी में 2 गुट बने हैं उस पर भी फैसला कर लें स्पीकर। देखिए, कल के फैसले के बाद तो अब महाराष्ट्र में सभी मान बैठे हैं कि स्पीकर का जो फैसला आएगा वो अजीत पवार के पक्ष में ही आने वाला है। पिछले साल जुलाई में अजीत पवार ने बगावत कर दी, उसके बाद ज्यादातर सांसद और ज्यादातर विधायक जो है कुल 54 विधायक थे एनसीपी के, जिनमें से कि करीब 35 से 40 के बीच विधायक इस वक्त अजीत पवार गुट के साथ में है। तो ज्यादातर विधायक अजीत पवार के साथ में है, ज्यादातर सांसद जो है लोकसभा के राज्यसभा के वो अजीत पवार के साथ में है। तो ये माना जा रहा है कि जो फैसला स्पीकर नार्वेकर सुनाएंगे, 31 जनवरी तक उनको फैसला सुनाना है, तो वैसा ही फैसला होगा जैसा कि शिवसेना के मामले में सुनाया है और जहां पर सत्ताधारी पक्ष के फेवर में उनका फैसला गया एकनाथ शिंदे के पक्ष में, तो उसी तरह से अजीत पवार के भी पक्ष में जाने वाला है। अच्छा, इसके अलावा एक फैसला आने वाला है चुनाव आयोग की तरफ से भी। चुनाव आयोग में भी सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब किसी भी वक्त, अगले हो सकता है 2-4 दिनों में ही यह फैसला आ जाए कि असली एनसीपी किसकी है, शरद पवार की है या फिर अजीत पवार की है, और जो चुनाव चिन्ह घड़ी का है वो किसके पास जाएगा। तो ये अगले 15-20 दिनों में हम देखेंगे कि ये 2 फैसले एनसीपी से जुड़े हुए आने वाले हैं। और जहां तक महाराष्ट्र में सियासी गलियारों में जो चर्चा हो रही है, तो सभी ये मानकर चल रहे हैं कि अजीत पवार का पलड़ा भारी है और फैसला उन्हीं के पक्ष में आ सकता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहां पर समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है और इस बीच में ये बड़ी हलचल, एनसीपी और शिवसेना की बात करें, महाराष्ट्र की 2 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ऐसे में अगर फैसला शिवसेना के लिए क्या आया वो तो हमने देख लिया, उद्धव गुट के लिए एनसीपी में भी कुछ ऐसा ही फैसला होता है। अभी कयास जिस तरह से लग रहे हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन में इन दोनों पार्टियों का वेटेज कैसे देख रहे हैं? और जिस सीट बंटवारे को लेकर अभी तक बात भी नहीं हुई, शरद पवार भी कोशिश कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी कोशिश करते रहे, लेकिन अब राजनीतिक परिस्थिति तो पूरी बदल गई ना। बिल्कुल, और इसको लेकर बड़े आरोप प्रत्यारोप हुए हैं और काफी पिछले हफ्ते तक तो बहुत ही तनातनी हो गई थी और 14 या 15 तारीख को जो है मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी।
हुआ ये था कि शिवसेना ये कह रही थी कि उन्होंने पिछले जो चुनाव लड़े थे लोकसभा के, वो 23 सीटों पर लड़े थे और 18 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। तो शिवसेना ये इस जिद पर अड़ी है, ठाकरे गुट वाली शिवसेना, की इस बार भी वो 23 सीट पर ही लड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि अब आप 23 सीटों पर किस तरह से दावा कर रहे हैं, आपकी पार्टी तो टूट गई, ज्यादातर आपके सांसद तो जो है शिंदे के साथ चले गए, विधायक भी आपके ज्यादातर शिंदे के साथ चले गए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ज्यादा सीटों पर जो है बहुतायत में आप ही लड़ें और बाकी पार्टियां आपस में कांग्रेस और एनसीपी बची कुची सीटों पर लड़ें। तो इस पर शिवसेना ने ये बयान दिया, संजय राउत ने, कि आपकी पार्टी तो जीरो पार्टी है महाराष्ट्र में, आपका तो एक भी सांसद इस वक्त महाराष्ट्र में नहीं है। 2019 में एक सांसद चुनकर आया था कांग्रेस का, 48 सीटों में से सिर्फ एक सांसद चुना गया था कांग्रेस का, और वो उन सांसद का भी बीते साल निधन हो गया, तो अब तो जीरो है। तो आप जीरो पार्टी होते हुए किस तरह से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं? तो ये बात, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि नहीं, जो है 20-20 का फॉर्मूला कांग्रेस और शिवसेना के बीच होना चाहिए, और जो बाकी की 8 सीटें हैं, उन 8 सीटों में से 6 सीटें एनसीपी को दे दी जाएं, शरद पवार वाले, जो वो ऐसी 6 सीटें जिन पर की पिछले चुनाव में उनको जीत मिली थी, और जो 2 सीटें हैं वो वंचित बहुजन आघाड़ी, जो प्रकाश आंबेडकर हैं, बाबा साहेब आंबेडकर के पोते, 2 सीटें उनके लिए छोड़ दी जाएं। तो अभी जो ताजी जानकारी है वो यही है कि इस तरह के फॉर्मूले पर बात चल रही है। अब इसमें देखना होगा कि शिवसेना कितना तैयार होती है। दूसरी बात यह है कि कुछ चुनिंदा सीटें ऐसी हैं जहां पर कि शिवसेना और कांग्रेस दोनों अड़ी हुई हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसे दक्षिण मुंबई की सीट है, दक्षिण मुंबई की सीट पर फिलहाल शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद हैं अरविंद सावंत, ये सीट शिवसेना छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा है, उनका कहना है कि पारंपरिक तौर पर ये सीट तो हमारी रही है, और देवड़ा परिवार कई बार, अब से 6 से 7 बार इस सीट से चुना जा चुका है। मिलिंद देवड़ा 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, उससे पहले उनके पिता मुरली देवड़ा जो है यहाँ से 4-5 बार सांसद रह चुके हैं। तो मिलिंद देवड़ा खुद इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कहते हैं कि दक्षिण मुंबई की तो सीट नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ जो नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट है, उसको लेकर भी झगड़ा चल रहा है। नॉर्थ वेस्ट मुंबई पर एक तरफ कांग्रेस के संजय निरुपम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना ठाकरे गुट भी उस पर अपना दावा कर रही है। और ऐसे ही कुछ एक दो सीटें हैं जहां पर कि शिवसेना ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच में लड़ाई चल रही है, जिसको लेकर तो मुझे लगता है कि 14-15 तारीख तक इंतजार करना चाहिए, और तब तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर किस तरह की सीट शेयरिंग होती है और कौन सी सीट किसके खाते में जाती है। ये अहम बात आप कह रहे हैं। एक आखिरी चीज आपसे और मैं समझना चाहूंगा, खास करके क्योंकि शिवसेना का जिक्र होता है तो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी होती है, और ये झटका जो शिवसेना उद्धव गुट को लगा है ये बहुत बड़ा झटका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला पलट भी सकता है, लेकिन तब तक इंतजार करना होगा, तब तक के लिए इसे झटका ही माना जाएगा। क्या कुछ ऐसा उद्धव गुट में कुछ ऐसी प्लानिंग है कि वो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी के जरिए जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें? जब ये बंटवारा हुआ था, जब ये टूट हुई थी, तब दिखा था कि कार्यकर्ता मोटिवेटेड हो रहे हैं, जनता मोटिवेटेड हो रही है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब ठंडा पड़ गया। अब तो लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ मोबिलाइजेशन की कोशिश उस इमोशनल फ्रंट पर हो रही है क्या उद्धव गुट की तरफ से? हाँ, देखिए, ऐसी बात चल रही थी कि एक सिंपैथी जो है वो जनरेट हो रही है उद्धव ठाकरे के प्रति, की जिस तरह से बगावत हुई तो उसका फायदा कुछ मिल सकता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा मुंबई शहर में उनको मिलेगा या फिर औरंगाबाद वगैरह में मिल सकता है। उसके बाहर जो है ठाकरे गुट को ज्यादा उसका फायदा नहीं मिलेगा। और जहां तक बाला साहब ठाकरे की लेगेसी की आपने बात की, तो एकनाथ शिंदे का ये कहना है, उनके शिंदे गुट इस तरह से अपनी कैंपेनिंग करने वाला है कि बाला साहब ठाकरे के विचारों के असली वारिस तो हम ही हैं। भले ही उद्धव ठाकरे खून से उनके बेटे हों, लेकिन उनके विचारों के वारिस हम हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया जो है हिंदुत्व के साथ में, हिंदुत्व की विचारधारा के साथ, वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ में चले गए। और यहाँ पर जो शिंदे सेना है उसने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया हुआ है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है। तो असली बाला साहब ठाकरे के विचारों के वारिस तो हम ही हैं। यही बात शिंदे गुट लेकर जनता के बीच में जाने वाली है। दूसरी अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि जो शिवसेना वाला हिंदुत्व है, जो आक्रामक हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी को जो इमेज थी, उसमें एक मुस्लिम विरोध का पुट था। लेकिन जब से उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली थी साल 2004 से, आप पाएंगे कि उद्धव ठाकरे ने कभी मुस्लिम विरोध नहीं किया। उनके भाषणों में आप देखेंगे कि कभी वो गालियों का इस्तेमाल नहीं करते, धमकियों का इस्तेमाल नहीं करते, मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते। यहां तक कि जो एक पर प्रांतीय इमेज भी रही थी शिवसेना की, कभी आपने उद्धव ठाकरे को उत्तर भारतीयों के खिलाफ या बाहरी राज्यों के लोगों के खिलाफ भी बोलते हुए नहीं देखा होगा। तो ये बात भी है, उद्धव ठाकरे अभी भी अपने आप को हिंदुत्ववादी बताते हैं। इस बात पर वो गर्व भी महसूस करते हैं कि हमारे शिव सैनिकों ने मस्जिद तोड़ने में भूमिका अपनी अदा की थी, ये बात भी दोहराते हैं।
लेकिन उनका हिंदुत्व वैसा हिंदुत्व नहीं है जैसा हिंदुत्व बाला साहेब ठाकरे के वक्त में हुआ करता था, और शिंदे गुट का दावा है कि वैसा हिंदुत्व हमारे पास है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं और जाहिर सी बात है जिस तरह की परिस्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों तक उसको पहुंचाया है, और क्या हो सकता है उस पर भी लगभग आपने रोशनी डाली है। थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना को लेकर फैसला आया है, एनसीपी को लेकर के भी फैसला होना, अभी महाराष्ट्र की राजनीति में और लंबी हलचल होने वाली है। फिलहाल बहुत धन्यवाद जितेंद्र दीक्षित जी आपका हमारे साथ अमर उजाला पर जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।